अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ 2013 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ लेंथ ऑफ कॉपर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड several meters long carries water to a tap. Measurements are taken to determine accurately the volume of copper in the pipe. Which instrument are used? अब वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें इस पाइप का डायमीटर और इस पाइप की लेंथ का पता होना चाहिए। तो पाइप का डायमीटर मेजर करने के लिए हमारे पास माइक्रोमीटर एंड कैलिपर दोनों ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन लेंथ मेजर करने के लिए हमें टेप ही चाहिए क्योंकि ये सेवरल मीटर लॉन्ग है। तो देखते हैं यहाँ पर टेप के साथ किस किस का कॉम्बिनेशन है। टेप के साथ रूलर का कॉम्बिनेशन है। टेप से हम लेंथ मेजर कर लेंगे, लेकिन रूलर से डायमीटर मेजर नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन की तरफ आते हैं। टेप है और यस, टेप से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं और कैलिपर से हम डायमीटर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड एमसीक्यूज देखते हैं। An object moves from P to Q in 10 seconds with uniform acceleration. Velocity at P is 5 meter per second. Velocity at Q is 12 meter per second. What is the acceleration? Acceleration हमने calculate करना है। We know that acceleration का formula होता है VF minus VI over T। तो वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट हमारे पास 12 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 है और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स है। तो 12 माइनस 5 7 आ जाएगा और 7 डिवाइडेड बाय 10 0.7 आंसर आ जाएगा। तो 0.7 बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ग्राफ शोज हाउ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड चेंजेस विद टाइम। What is the terminal velocity? टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, जो इट्स मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, तो मीन ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ से किसी भी इंटरवल की वेलोसिटी फाइंड कर लें तो वो टर्मिनल वेलोसिटी ही होगी। तो मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम 1 सेकेंड है और यहाँ पर हमारे पास टाइम 2 सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड यहाँ पर चेंज आ गया है टाइम में। और डिस्टेंस में कितना चेंज आया है 1 मीटर एंड 2 मीटर, 1 to 3 यानी कि 2 मीटर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमने कवर किया है 2 मीटर एंड टाइम जो हमारे पास स्पेंड हुआ है वो है 1 सेकेंड, 1 to 2 तो मीन 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी जो हमारे पास टर्मिनल आई है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट आंसर है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ स्क्वायर ऑफ मास 80 kg एक्सेलरेट डाउन अ स्लोप एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G is 10 न्यूटन पर kg. What is the weight of the square and the resultant force of the square? तो we know that weight का फॉर्मूला हमारे पास है W is equal to mg। यहाँ से हम weight कैलकुलेट करेंगे और resultant force का फॉर्मूला हमारे पास है F is equal to ma। यहाँ से हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले वेट देखते हैं। मास हमारे पास 80 kg है और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है कि 10 होती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 800। तो 800 न्यूटन इस बॉडी का वेट होगा, यानी स्क्वायर का वेट होगा। अब हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो मास हमारे पास 80 है और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है स्क्वायर में वो 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 160। तो 160 न्यूटन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है स्काई टावर पर। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है वेट 8 है, 9 80 है, 9 800 है, यस वेट 800 है एंड फोर्स 160 है, यस तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा।
MCQ नंबर 5 देखते हैं। The diagram shows an aeroplane turning in a horizontal circle at constant speed. In which direction is there a resultant force? तो horizontal speed जो है वो कांस्टेंट है, इट्स मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है सी डायरेक्शन और बी डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है और इधर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो ये एरोप्लेन क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वी नो दैट सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है टुवर्ड्स सेंटर। तो मीन ये जो टी है इस पर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होना जरूरी है क्योंकि इस डायरेक्शन में सेंटर है, तो टुवर्ड्स सेंटर फोर्स अप्लाई होना जरूरी है, तभी एरोप्लेन टर्न होगा इन सर्कुलर डायरेक्शन। तो डी पार्ट करेक्ट है। MCQ 6 देखते हैं। द वेट ऑफ अ सिलेंडर ऑन द मून इज लेस देन इट्स वेट ऑन द अर्थ। How do the gravitational field strength and the mass of the cylinder on the moon compare with their value on the earth? Mass क्योंकि quantity of matter होती है तो mass तो change नहीं होगा, ना ही मून पर ना ही अर्थ पर, वो सेम रहेगा। Gravitational field strength change हो जाएगी। Gravitational field strength अर्थ की ज्यादा है और मून की कम है, तो मून पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मून लेस हो जाएगी, यस सी ऑप्शन, एंड मास रिमेन सेम, यस तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। Two stretch spring X and Y are attached to one end of metal roll as shown. A weight W is hung from the other end. A pivot is at the center of the roll. The weight W is moved toward the pivot. How does the extension each spring change? अब यहाँ पर ये सारा सिस्टम हमारे पास बैलेंस है। इट्स मीन यहाँ जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो Y ने बैलेंस किया हुआ है X के साथ मिलकर। X जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इट्स मीन कि वो भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर हम इस तरह कह सकते हैं कि X और ये जो W है ये दोनों मिलकर एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो Y है वो क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रहा है डाउनवर्ड, तो ये दोनों टार्क इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम बैलेंस में है। अगर यहाँ पर सिस्टम बैलेंस में है इट्स मीन Y जो है वो ग्रेटर टार्क प्रोड्यूस कर रहा है X से, इसी वजह से तो X और W का टार्क सम अप होके फिर Y जो है उसके इक्वल आ रहा है। तो अगर हम W को टुवर्ड्स पिवट पॉइंट मूव करेंगे तो यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा W की वजह से। अब टार्क डिक्रीज होने की वजह से X और W का जो सम है वो डिक्रीज हो जाएगा और Y का टार्क इंक्रीज होने की वजह से Y इसे डाउनवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर लेगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। जब हमने W को पिवट पॉइंट की तरफ मूव किया तो क्योंकि ये जो हमारे पास मीटर रोल है डाउनवर्ड मूव करेगा तो X की एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाएगी और Y की एक्सटेंशन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मीटर रोल टुवर्ड्स Y मूव कर गया। तो X की एक्सटेंशन इंक्रीज हुई है यस और Y की डिक्रीज हुई है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर 8 देखते हैं। A piece of uniform cord is suspended freely from a horizontal pin. Which point is its center of mass? यहाँ पर हॉरिजॉन्टली से हैंग कर दिया गया है, सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा ये हमने डिसाइड करना है, ए बी सी और डी पर कहाँ बनेगा। तो ए पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो सेंटर ऑफ मास वहां बनता है जहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो। तो सी पॉइंट पर मास डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो इट्स मीन सेंटर ऑफ मास जो है वो सी पॉइंट पर ही बनेगा। MCQ 9 देखते हैं। An extension load graph is plotted to show the result of increase the load on a spring. Which point marks the limit of proportionality for this spring? तो हमने लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट वहां पर बनेगी जहां पर कांस्टेंट एक्सटेंशन डिस्टर्ब होगी। तो B से C में कांस्टेंट एक्सटेंशन डिस्टर्ब होगी है, C पॉइंट लिटिल बिट अपवर्ड मूव कर गया है, तो इट्स मीन B तक लिमिट है, B के बाद लिमिट नहीं रही। यहाँ पर जो चेंज है वो डिफरेंट आ रहा है, तो B पार्ट करेक्ट होगा, B लिमिटिंग पॉइंट है। MCQ 10 देखते हैं। Two vessels S and T are filled to the same level with the same liquid. The area of the base of S is less than that of T. Which statement is correct? अब यहाँ पर देखें S का बेस एरिया कम है, T का बेस एरिया ज्यादा है, लेकिन S में लिक्विड भी कम है और T में लिक्विड भी ज्यादा है, यानी कि बेस एरिया ज्यादा तो लिक्विड भी ज्यादा है। यहाँ पर बेस एरिया कम तो लिक्विड भी कम। इट्स मीन दोनों की बेस पर प्रेशर इक्वल ही होगा क्योंकि यूनिट एरिया पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो सेम होगा। यानी कि इस बीकर को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कुछ इस तरह,
तो ये दोनों यही एस बीकर ही बन जाएंगे, ये भी एस बीकर होगा, ये भी एस बीकर। तो यहाँ पर जो एस बीकर के जो बेस एरिया उसके ऊपर लिक्विड सेम है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा, वो सेम होगा। इट्स मीन इन सब पर सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन को रीड करते हैं। ए ऑप्शन है द फोर्स ऑन द बेस ऑफ एस इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन द बेस ऑफ टी। नो, फोर्स ग्रेटर नहीं होगी। द फोर्स ऑन द बेस ऑफ एस इज द सेम एज द फोर्स ऑन द बेस ऑफ टी। तो एस पर जो लगने वाली फोर्स है क्या टी के इक्वल है? नो, जो टी पर लगने वाली फोर्स है वो ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इसका एरिया भी ज्यादा है तो वो फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होकर जो प्रेशर है वो सेम बनेगा। सी ऑप्शन है द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ एस इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ टी। नो, दोनों का प्रेशर सेम है। डी ऑप्शन है द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ एस इज द सेम एज द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ टी। यस, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों की बेस पर इक्वल प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ओके बच्चों, किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए, आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज।